हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग कर रहे थे फिजिक्स का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग चैप्टर 10 तक कर चुके हैं। आज हम लोग करेंगे चैप्टर 11। चैप्टर का नाम है लाइट यानी कि प्रकाश। इस चैप्टर में टोटल प्रश्नों की संख्या है 198 क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए कोशिश करें कि एक ही वीडियो में पूरा हम लोग कर लेंगे इस चैप्टर को। अगर ज़्यादा लंबा वीडियो हुआ तो फिर 2 वीडियो में करें, लेकिन कोशिश करें कि एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दें। तो चलिए दोस्तों चलते सीधा क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन करते हैं चैप्टर लाइट का। और हाँ दोस्तों, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, सभी अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बोलिए उन लोग को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि ये जो चैनल है आपका, इस पे जो है पूरा ज्ञान बिंदु का मटेरियल हम धीरे धीरे डालेंगे वीडियो के माध्यम से। तो सब्सक्राइब रहेगा तो भी आपको लोग को नोटिस मिलेगा और वीडियो देख पाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्त को भी बोल दीजिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए ज़्यादा बिना देर के हुए चलते हैं सीधा क्वेश्चन पर। आइए दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों कि जब प्रकाश की किरणें दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत पड़ती है तो वह जो है बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिना मुड़े सीधा निकल जाती है। जब दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर लंबवत जब पड़ती है तो बिना मुड़े हुए सीधा निकल जाती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक। काल्पनिक ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, काल्पनिक। काल्पनिक को ही आभासी बोला जाता है, काल्पनिक को आभासी भी बोला जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है। यह मिल सकता है और अवतल दर्पण द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 4, किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। किसी दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है तो किया जा सकता है तीनों प्रकार के दर्पण से। ऑप्शन डी इसका और राइट आंसर हो जाएगा। तीनों प्रकार के दर्पण से जो है आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बन सकता है। किसी वस्तु का छोटा तथा आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण में बन सकता है। तो ये बन सकता है केवल दोस्तों ऑप्शन डी में जो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में ही केवल आभासी और छोटा प्रतिबिंब बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 6, कहाँ पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बन सकता है। तो दोस्तों जब अनंत पर रहता है वस्तु तो उसका प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फोकस पर बनने के लिए अनंत पर रखना पड़ेगा वस्तु को। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन एम ऋणात्मक है। इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब जब m जो है ऋणात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब जो है प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। जब m ऋणात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर m जो है धनात्मक रहेगा तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा। क्वेश्चन नंबर 8, जब प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान होगा। इसका मान हो जाएगा जो दोस्तों ऑप्शन ए 0 डिग्री। जब प्रकाश की किरण जो है समतल दर्पण पर लंबवत पड़ेगी तो परावर्तन कोण का मान होगा 0 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है। समतल दर्पण के फोकस दूरी का मान होता है अनंत। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर
10 किसी शब्दकोश के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए कौन सा उपयुक्त है। किसी शब्दकोश को जो है छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए जो है उत्तल लेंस तो जरूरी पड़ेगा, लेकिन कितने फोकस दूरी का, तो फोकस दूरी यानी कि 5 सेंटीमीटर, जिसका डायोप्टर जो है अधिक रहेगा, लेंस का क्षमता अधिक रहेगा, वो जो है आसानी रहेगा छोटे छोटे अक्षर को पढ़ने के लिए। तो यानी कि जिसका फोकस दूरी कम तो उसका क्षमता अधिक, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। किस लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ये बनते हैं दोस्तों अवतल लेंस में। अवतल लेंस में जो है केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने में नहीं किया जा सकता है। तो लेंस बनाने में किसका उपयोग नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों मिट्टी का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 13 निम्न में किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्न में किसके द्वारा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो दोस्तों वास्तविक प्रतिबिंब जो है उत्तल लेंस के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 15 सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में जो है किसका उपयोग होता है, तो होता है दोस्तों उत्तल दर्पण का, उत्तल लेंस का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस का होता है सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयोग, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 16 सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा प्रवर्तन कोण में क्या संबंध रहता है। तो दोस्तों आपतन कोण बड़ा हो जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, आपतन कोण जो है बड़ा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है। मानव नेत्र में जो है किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो दोस्तों ये रहता है उत्तल लेंस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 18 आँख अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। आँख के इस गुण को कहते हैं समंजन क्षमता। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, समंजन क्षमता। क्वेश्चन नंबर 19 आँख की लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है। आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा परिवर्तित होती है, दोस्तों ये होता है सिलियरी पेशी द्वारा। सिलियरी पेशी द्वारा जो है आँख की फोकस दूरी जो है परिवर्तित होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सिलियरी पेशी। क्वेश्चन नंबर 20 नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर कौन सा रोग होता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने पर जो है कौन सा रोग होता है, दोस्तों ये होता है निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। जब जो है आँख के लेंस जो है कि फोकस दूरी कम हो जाता है तो निकट दृष्टि दोष होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। किस दृष्टि दोष में जो है वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, तो दोस्तों ये बनता है दूरदृष्टि दोष में बनता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो है प्रिज्म का उपयोग होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 23 एक प्रिज्म कितने सतह से घिरा रहता है। एक प्रिज्म जो है 5 सतहों से घिरा रहता है, 5 सतह, जिसमें
3 सतह समतल होता है, 3 सतह जो है आयताकार होता है, सॉरी दोस्तों आयताकार होता है, और 2 सतह त्रिभुजाकार होता है। 3 सतह आयताकार होता है और 2 सतह त्रिभुजाकार होता है। टोटल 5 सतह रहता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो किसका उपयोग लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों पारा का उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस में जो है कितने मुख्य फोकस होते हैं? तो दोस्तों लेंस में जो है 2 मुख्य फोकस होते हैं, 2। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, आँख का रेटिना कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? आँख का रेटिना जो है कैमरे के किस भाग जैसा काम करता है? ये करता है फिल्म जैसा। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिल्म। क्वेश्चन नंबर 27, कैमरे का जो काम डायफ्राम करता है, कैमरे का काम जो डायफ्राम करता है, आँख में वही काम करता है। आँख में वही काम कौन करता है? तो दोस्तों आँख में वही काम पुतली करता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पुतली। क्वेश्चन नंबर 28, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि होता है? नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दोष होता है? तो दोस्तों ये होता है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, दूरदृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 29, किस लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है? किस लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है? लेंस की वक्रता त्रिज्या पर। लेंस की वक्रता की त्रिज्या पर जो है लेंस की फोकस दूरी निर्भर करता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, हमें घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि? हमें घास का रंग जो है हरा दिखाई देता है क्योंकि यह हरे रंग के प्रकाश को वापस हमारी आँखों पर परिवर्तित करता है, इसलिए। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21, 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? 2 प्राथमिक रंग लाल और नीला के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये होता है लाल और नीला से मैजेंटा प्राप्त होता है, मैजेंटा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मैजेंटा। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, लाल और हरा से रेड प्लस ग्रीन से जो होता है ये बनता है सफ़ेद, सॉरी रेड प्लस ग्रीन से बनता है पीला, रेड प्लस ग्रीन से बनता है पीला, और ग्रीन प्लस ब्लू से बनता है सियान, ग्रीन प्लस ब्लू से बनता है सियान, और लाल प्लस नीला से मैजेंटा, और लाल हरा और नीला यानी कि रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू, ये तीनों को मिला देंगे तो सफ़ेद बन जाएगा, वाइट बन जाएगा। तो दोस्तों याद रखिएगा। और प्राथमिक रंग होता है, प्राथमिक रंग रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों जो है प्राथमिक रंग होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ये किया जाता है पेरिस्कोप के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, पेरिस्कोप। क्वेश्चन नंबर 33, किस, यहाँ पे काट दीजिएगा दोस्तों, मिस्टेक है, किस होगा यहाँ पर, किस साल में ओले रोमन ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था? तो दोस्तों यह मापा था 1676 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा
सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो दोस्तों, अवतल दर्पण प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। अवतल दर्पण जो है प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यही सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। बाकी जो है सब गलत है, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए में बोल रहा है उत्तल दर्पण जो है डॉक्टर द्वारा जो है उत्तल दर्पण उपयोग में लाया जाता है, नहीं अवतल दर्पण लाया जाता है। उत्तल दर्पण प्रवर्तक के रूप में इस्तेमाल होता है, नहीं। उत्तल दर्पण को हजामत बनाने में उपयोग किया जाता है, नहीं। यहाँ होता है अवतल दर्पण का, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या है? आवर्धक लेंस जो है वास्तव में उत्तल लेंस रहता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, पानी से भरे कप की तल्ली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है। पानी से भरे कप की तल्ली में एक पत्थर रखा है, पत्थर की आभासी गहराई है, इसकी वास्तविक गहराई से के बराबर, इसकी वास्तविक गहराई से कम। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसकी वास्तविक गहराई से कम दिखाई पड़ता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा? यह देगा काला। ऑप्शन डी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 38, कथन 1, खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है। खतरे का सिग्नल जो है लाल रंग का बनाया जाता है, बिल्कुल सही है। कारण, इसका कारण क्या है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। तो नहीं दोस्तों, लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सही में कम होता है, बिल्कुल यही सही है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या है, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए जो होगा सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, बरसात के दिन जल पर छोटे तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, यह होता है किसके कारण? तो दोस्तों यह होता है परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, परिक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 40, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि यह दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 41, एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशान कैसे लगाना चाहिए? तो दोस्तों ऑप्शन देख लेते हैं इसका। तो उसे निशान कैसे लगाना चाहिए? तो उसे निशान लगाना चाहिए जहाँ मछली दिखाई दे उसके नीचे लगाना चाहिए उसका निशान। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, फोटोन किसके मूलभूत यूनिट है? तो फोटोन जो है प्रकाश का मूलभूत यूनिट है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 43, विकिरण की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे विकिरण नहीं होगा, प्रकाश होगा। प्रकाश होगा यहाँ पे दोस्तों। तो प्रकाश की कण प्रकृति की पुष्टि किससे की जाती है? तो दोस्तों ये किया जाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 44, पेसबायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इनमें से किस कारण से होता है? तो पेसबायोपिया जो है दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमज़ोर होने और आइलेंस के कम होते हुए
लचीलेपन के कारण होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इनका प्रकाश एकवर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46। निम्नलिखित स्थितियों में से किस में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है? दोपहर को सबसे छोटी छाया जो है 21 जून को होती है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। आइंस्टीन के E=mc² समीकरण में सी द्योतक है तो सी जो है प्रकाश का वेग प्रदर्शित करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए। स्थलीय तापन, प्रकाश प्रवर्तन, प्रकाश अपवर्तन और प्रकाश विवर्तन है। तो इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? तो दोस्तों स्थलीय तापन से और प्रकाश के परिवर्तन से बनता है मरीचिका। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ए और दो दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 49। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसके ताप का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। किसी तारे का रंग का पता चलता है उसके ताप का। क्वेश्चन नंबर 50। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश की गति जो है किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? तो प्रकाश का गति जो है सबसे अधिक निर्वात में जाता है और सबसे कम ठोस में जाता है। इसमें से ठोस कौन है? एक कांच हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए कांच। क्वेश्चन नंबर 51। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 52। यदि साबुन के दो भिन्न व्यास के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे के संपर्क में लाया जाए तो यह घटित होगा छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। छोटा बुलबुला और छोटा एवं बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है दोस्तों। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने के कारण है वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पहले ही सूर्य दिखाई देने लगता है। तो इसका कारण है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन इसके कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 54। प्रकाश में 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग अलग करने का क्या तरीका है? रंगों को अलग अलग करने का तरीका जो है दोस्तों एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 55। श्वेत प्रकाश को नली में कैसा पैदा करता है? श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो दोस्तों ये तंतु को गर्म करके किया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तंतु को जो है गर्म करके किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को, तब लालिमा यानी कि लालिमान युक्त यानी कि लाल दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है दोस्तों इसका कारण है लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन के कारण होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 57।
संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केवल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो संचार में प्रयुक्त जो होने वाला फाइबर ऑप्टिक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? ये करता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 58। सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है। सूर्य छिपने से पहले जो है दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, क्योंकि दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है इस पर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 58 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 59। तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? तंतु प्रकाशित संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है दोस्तों? ये होता है प्रकाश तरंग के रूप में। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 60। तारे टिमटिमाते हैं, तो तारे टिमटिमाते हैं अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित प्रकार के कांचों में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है? तो दोस्तों ये कर सकता है क्रोक्स कांच। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्रोक्स कांच। क्वेश्चन नंबर 62। प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधों द्वारा तीव्र जो है अवशोषण होता है? ये होता है दोस्तों नीला और लाल का होता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीला और लाल। क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो दोस्तों निम्नलिखित परिघटनाओं पर विचार कीजिए। तो गोधूली में सूर्य का अमाप, उषान काल में सूर्य का रंग, उषा काल में चंद्रमा का दिखना, आकाश में तारों का टिमटिमाना, आकाश में ध्रुव तारों का दिखना, ये सब जो है दृष्टिभ्रम है। इसमें से कौन जो है दृष्टिभ्रम है? तो दोस्तों 1, 2 और 4 जो है, सॉरी 1, 2, 4 नहीं, 1, 2, 3, 1, 2, 3 जो है दृष्टिभ्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 64। कथन ए, प्रकाश के सदृश वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जास्रवी होता है। कारण आर, लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य हरे प्रकाश के अधिक होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये गलत है परंतु आर सही है। ये जो है गलत है लेकिन आर जो है सही है। कारण इसका सही है लेकिन कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 65। निम्नलिखित में से किसमें जो है उच्चतम ऊर्जा होती है? निम्नलिखित में किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो दोस्तों नीला प्रकाश में उच्चतम ऊर्जा होती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, नीला प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 66। जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तब कौन से परितप्त प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों जब प्रकाश की तरंगें वायु से कांच में होकर गुजरती है तो क्या होता है दोस्तों? तो ये होता है केवल तरंगदैर्घ्य तथा वेग जो है प्रभावित होता है। केवल तरंगदैर्घ्य जो है और वेग प्रभावित होता है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67। जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है
तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीज़ें दिखाई देने लगती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों कि पुतली के आकार में परिवर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 68, उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं। तो दोस्तों ऐसा होता है अबिंदुकता में ऐसा होता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस जो है हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं दोस्तों? ये बनाता है हमेशा आभासी प्रतिबिंब। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, आभासी प्रतिबिंब। क्वेश्चन नंबर 70, दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है। रेटिना पर जो है प्रतिबिंब बनता है कैसा? रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक रहता है। वस्तु से छोटा, उल्टा और वास्तविक रहता है रेटिना पर प्रतिबिंब। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है दोस्तों कि आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो दोस्तों ये होता है आइरिस के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइरिस के द्वारा जो है आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश का मात्रा जो है नियंत्रित होती है आइरिस के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, नेत्रदान में जो है दाता की आँख जो है किस हिस्से को प्रत्यारोपित किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों कार्निया को। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। कार्निया को जो है नेत्रदान में कार्निया दान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगे किस स्थान पर स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है? यानी कि प्रकाश सिग्नल में जो है परिवर्तित होती है, प्रकाश सिग्नल में नहीं, विद्युत सिग्नल में जो है परिवर्तित होती है। कब, कहाँ पे? तो ये होता है दोस्तों रेटिना के पास। रेटिना से जो है रेटिना से जो है प्रकाश की तरंगें जो है विद्युत तरंग में जो है परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी मापी जाती है। तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उस दृष्टि में कौन सा रोग होगा? तो दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है तो हो जाएगा निकट दृष्टि दोष कहते हैं, निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पा रहे हैं तो निकट दृष्टि दोष कहलाता है। अगर निकट वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं तो दूर दृष्टि दोष कहलाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 76, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। तो दोस्तों मायोपिया का अर्थ यहाँ पे होता है, मायोपिया को एक और नाम से जाना जाता है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। तो निकट दृष्टि दोष वाला देख सकता है केवल नज़दीक की वस्तुओं का स्पष्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। नज़दीक स्थित वस्तु का स्पष्ट रूप से देख सकता है। क्वेश्चन नंबर 77, निकट दृष्टि दोष की रोगी मुक्ति होती है। निकट दृष्टि दोष जिसको हल है तो वह जो है किस लेंस लगाने से जो है वह उसका मुक्ति मिलेगा? तो दोस्तों इसको जो है अवतल लेंस लगाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवतल लेंस। क्वेश्चन नंबर 78,
दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु को दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति जो है निकट की वस्तु को दिखाई नहीं देती है उसको। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष वाला जो है व्यक्ति निकट की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता है उसको। क्वेश्चन नंबर 79, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों ऑप्शन ए उत्तल लेंस। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर उत्तल लेंस। क्वेश्चन नंबर 80, बुढ़ापे में दूरदृष्टिता खराबी होती है जिसमें लेंस जो है अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर अपनी प्रत्यास्थता खो देता है। क्वेश्चन नंबर 81, वर्णधनता यानी कि कलर ब्राइटनेस को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? कलर ब्राइटनेस जिसका होता है तो उसको किस लेंस से दूर किया जाता है दोस्तों? तो दोस्तों उपयुक्त में से इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं। कलर ब्राइटनेस जो है एक आनुवंशिक रोग है, उसको ठीक नहीं किया जा सकता है कोई लेंस से। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा 81 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 82, जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है। जरा दृष्टि दोष को उपचार के लिए प्रयुक्त होता है बाइफोकल लेंस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इसमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? नेत्र लेंस जो है क्या बनाता है? तो दोस्तों नेत्र लेंस जो है नेत्र लेंस जो है दृष्टिपटल यानी कि रेटिना पर पिंड का प्रतिलोमित यानी कि उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निकट दृष्टि दोष माने कि उसका निवारण होता है निकट दृष्टि दोष का अवतल लेंस से। इसका हो जाएगा अवतल लेंस। फिर दूर दृष्टि दोष उत्तल लेंस। जरा दृष्टि दोष डिफॉक्सी लेंस। अबिनुक्ता बेलनाकार लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 के बाद हो जाएगा 1, फिर 1 के बाद हो जाएगा 2, फिर 3, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 85, चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? जो व्यक्ति चश्मा पहनता है, जिसका रोशनी कम है, चश्मा पहनता है, तो उसका सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करने के लिए क्या करना चाहिए? तो उससे जो है चश्मा पहन कर ही उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन इसका बी सही उत्तर हो जाएगा। उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए और उपयोग करना चाहिए सूक्ष्मदर्शी का चश्मा पहने हुए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों अबिनुक्ता के उपचार हेतु बाइफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है। तो नहीं दोस्तों, अबिनुक्ता के उपचार के लिए जो है बाइफोकस लेंस नहीं, बेलनाकार लेंस दिया जाता है, बेलनाकार। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। असत्य चुनना था, ऑप्शन डी असत्य है। क्वेश्चन नंबर 87, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं उत्तल लेंस। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया से क्या तात्पर्य है दोस्तों?
तो यानी कि निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहते हैं। इसके लिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 89, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया जो है का अर्थ है दूरदृष्टि दोष। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है, वह किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? यानी कि 10 मीटर से अधिक नहीं देख पा रहा है तो है निकट दृष्टि दोष, यानी कि निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। मायोपिया को ही निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? 1 मीटर से कम की वस्तु को नहीं देख पा रहा है यानी कि उसको दूरदृष्टि दोष फल है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन ए दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 92, ल्यूमेन। ल्यूमेन एक है, ल्यूमेन जो है एक ज्योतिफ्लक्स का इकाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ल्यूमेन ज्योतिफ्लक्स का इकाई है। दूरबीन। दूरबीन क्या है? दूरबीन जो है दोस्तों, दूरबीन जो है दोस्तों दूर की वस्तु को देखी जा सकती है। दूरबीन से जो है दूर की वस्तु को देखी जा सकती है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 94, घड़ी साज के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? दोस्तों इसका उपयोग करते हैं तो आवर्धक लेंस का उपयोग करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा आवर्धक लेंस। क्वेश्चन नंबर 95, जीव विज्ञान में प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों के आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96, दूर की वस्तुओं को निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित तंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशित तंत्र का उपयोग किया जाता है? तो किया जाता है दोस्तों दूरबीन का। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा दूरबीन। क्वेश्चन नंबर 97, दूरबीन का आविष्कार किया था? दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। ऑप्शन ए सही उत्तर गैलीलियो। क्वेश्चन नंबर 98, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है? अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु। अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु निकट दृष्टि दोष में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अवतल लेंस जो है निकट दृष्टि दोष में प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना आता है, उसे कहते हैं फोटोन। ऑप्शन डी सही उत्तर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश की तरंग जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 101 बोल रहा है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा स्थापित किया गया? तय किया गया है प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगन्स के द्वारा। हाइगन्स, ऑप्शन बी राइट आंसर, हाइगन्स के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुदैर्ध्य तरंग है? तो लेने में सहायक होता है ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। कौन सी परिघटना या निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश जो है अनुदैर्ध्य तरंग है? तो ध्रुवीकरण, ध्रुवीकरण। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने किया? तो किया था मैक्सवेल ने किया था। मैक्सवेल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्सवेल। क्वेश्चन नंबर 104, किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगे का
विवर्तन होता है। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? यह दिखाया था ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रेमाल्डी। क्वेश्चन नंबर 105, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टाइन ने। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टाइन। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था आइंस्टाइन ने। 106 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और विद्युत दोनों में घटित नहीं होती है? तो होता है ध्रुवन। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। प्रकाश और ध्वनि दोनों में जो है घटित नहीं होता है ध्रुवन। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107, किसी अवरोध के कोर यानी कि किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो कहलाता है दोस्तों विवर्तन। कहलाता है विवर्तन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा विवर्तन। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? यह है व्यतिकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। व्यतिकरण का सिद्धांत जो है प्रकाश के सिद्धांत जो है तरंग की प्रकृति का पुष्टि करता है। तरंग की प्रकृति का पुष्टि व्यतिकरण करता है, व्यतिकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 109, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कणों दोनों के समान। तरंग एवं कणों के दोनों के समान हो जाता है प्रकाश के विकिरण की प्रकृति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110, प्रकाश के निचले पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111, प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है अनुदैर्ध्य तरंग है। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंग है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंग है। किसके कारण, किस घटना के कारण? ध्रुवन की घटना के कारण यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर 112, लगभग सूर्य लगभग 6 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो हो रहा है दोस्तों 4 × 10⁹ kg प्रति सेकंड से दर से कम हो रहा है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 4 × 10⁹ kg प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने ज्ञात किया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा रोमर। क्वेश्चन नंबर 114, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो निर्वात में अधिकतम होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा निर्वात। क्वेश्चन नंबर 115, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ जो है प्रकाश की गति वैसी ही रहती है। माध्यम में तापमान में वृद्धि से जो है प्रकाश की गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वैसे ही रहेगी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 116, जल, कांच एवं हीरा में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो सबसे ज़्यादा तो होता है निर्वात में। तो फिर यहाँ पर दिया हुआ है जल, कांच एवं हीरा, इसमें से सबसे ज़्यादा किस में होगा? तो जल, कांच और हीरा में सबसे ज़्यादा हो जाएगा जल में।
उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 117। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का वेग, प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो लगता है 8 मिनट। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 118। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग जो है 8 मिनट में पहुंचता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर 8 मिनट। क्वेश्चन नंबर 119। प्रकाश का वेग है, तो प्रकाश का वेग जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। ऑप्शन सी, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 120। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण जब लगता है तो सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीटी दिखाई, यानी कि कोरोना दिखाई देता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, किरीटी यानी कि कोरोना। क्वेश्चन नंबर 121। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है 460 सेकंड। इससे ज़्यादा नहीं होगा। पूर्ण सूर्य ग्रहण जब लगेगा तो उसका अधिकतम समय जो है 460 सेकंड होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा बीच में हो। चंद्रमा बीच में हो जाता है तब सूर्य ग्रहण लग जाता है। सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लग जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 123। चंद्र ग्रहण घटित होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो चंद्र ग्रहण में जो है सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जो है पृथ्वी बीच में आ जाता है। सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लग जाता है। और यह चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन लगता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 124। सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, अमावस्या। क्वेश्चन नंबर 125। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? तो जगमगाता है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 126। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 127। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई देता है, तो अपवर्तन के कारण होता है। ऑप्शन हो जाएगा सही उत्तर। इसका ट्रिक होगा दोस्तों कि अगर पानी बोले तो सीधा अपवर्तन मारना है। पानी में कुछ हो बोले अपवर्तन, अपवर्तन के कारण ही होता है। पानी में कुछ भी बोले अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 128। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है। इसका व्याख्या की जा सकती है। की जा सकती है। तो ये क्यों जो है इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है? तो ये दिखाई देता है परिवर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन हो जाएगा ये सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 129। जल के अंदर, देखिए दोस्तों, जल के अंदर बोल दिया, सीधा मार देना है अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? अपवर्तन। जहाँ जल दिखा अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 130। जल के अंदर मौजूद
जल के अंदर यानी कि अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा ये सही। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत ऊंचाई प्रतीत होता है? अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 131, पानी में अपवर्तन। क्वेश्चन पूरा पढ़ देते हैं कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित में से कारण है अपवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 132, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, अभिलंब की ओर झुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 133, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कब होता है? जब सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है प्रकाश और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तब। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 134, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष जो बनता है अपवर्तन और प्रवर्तन के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 135, मृग मरीचिका बनने वाले घटना को क्या कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 136, पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों को अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोप आधारित है। एंडोस्कोप आधारित है दोस्तों पूर्ण आंतरिक परिघटना पर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना पर आधारित है एंडोस्कोप। क्वेश्चन नंबर 137, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 138, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है। सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो आंतरिक परिवर्तन होता है, यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है। तो सघन से विरल में जाएगा, यानी कि वायु से कांच नहीं, सघन से विरल नहीं हुआ, वायु से जल नहीं हुआ, कांच से वायु, हाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, कांच से वायु जाएगा यानी कि सघन से विरल में जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 139, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। चटका हुआ कांच चटकीला यानी कि उसमें चमक आ जाता है, यानी कि तो किसके कारण होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 140, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परिवर्तन होने पर इंद्रधनुष बनते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 141, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? 7 रंग। प्रकाशीय फाइबर यानी कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 143, संबंधित माध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन होगा। यहाँ पे आपतन होगा। आपतन का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश किरण
क्या कहलाती है? ये कहलाती है समग्र आंतरिक परिवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, समग्र आंतरिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है, जिसमें कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है। दूरस्थ वस्तु का स्पष्टता नहीं देख सकता है, तो गलत है दोस्तों, देख सकता है। दृष्टि दोस्त में जो है दूर की वस्तु देख सकता है। कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, बिल्कुल सही। आँख का निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, तो बिल्कुल सही दोस्तों। आँख का जो है निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है, इसलिए नहीं दिखा जाता है। आँख का दूरस्थ बिंदु हटकर आँख की ओर आ जाता है, तो नहीं, ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 144 नंबर का 2 और 3। 2 और 3 हो जाएगा राइट आंसर, 2 और 3। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 145, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 146, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? आकाश जो है प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 147, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति समान बनी रहती है, आवृत्ति नहीं बदलता है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो आवृत्ति नहीं बदलता है, समान रहता है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 148, आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि? आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश की प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 149, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित में से किस वजह से होता है? तो वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है धूलकण के कारण होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, धूलकण। क्वेश्चन नंबर 150, चंद्र सतह पर एक प्रक्षेपक को एक दिन के समय आकाश दिखाई देगा। चंद्र सतह पर यानी कि चंद्रमा की सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा, तो देगा काला। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, काला। क्वेश्चन नंबर 151, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतःस्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए यह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है, अपसारी लेंस की तरह। अपसारी यानी कि अवतल लेंस, अपसारी को ही अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस, अपसारी को ही अवतल लेंस कहते हैं, यानी कि अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 152, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्यों? क्योंकि लाल रंग का सबसे कम प्रक्षेपण होता है, लाल रंग का सबसे कम प्रक्षेपित होता है, इसलिए। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 153, समुद्र नीला प्रतीत होता है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परिवर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 154, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? लालिमा छा जाता है
प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 155, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है? ये होता है बैगनी रंग का। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, बैगनी रंग। क्वेश्चन नंबर 156, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होती है वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय अपवर्तन। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्वेश्चन नंबर 157, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला बालू धुतीहीन दिखाई देता है, यानी कि धुंधला दिखाई देता है। तो ये दिखाई देता है, इसका कारण है परिवर्तन। इसका कारण क्या है? परिवर्तन। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर, परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 158, पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ये होता है समतल दर्पण का। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। पेरिस्कोप जो है समतल दर्पण से बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो यह है बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण के कारण। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो बहुलित परिवर्तन और व्यतिकरण के कारण। क्वेश्चन नंबर 160, वाहन पीछे से आने वाले वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? यानी कि साइड मिरर जो बनता है उत्तल दर्पण रहता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से क्या वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्न में से क्या वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है? तो सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना जो है ये वायुमंडलीय परिवर्तन का परिणाम नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के नहीं, प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। प्रकीर्णन के कारण सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 162, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण जो है अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण, इसका सही उत्तर हो जाएगा अवतल दर्पण। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 163, वाहनों के अग्रदीपों यानी कि हेडलाइटों में किस प्रकार का दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर, अवतल दर्पण। हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण होता है। क्वेश्चन नंबर 164, दाढ़ी बनाने के लिए काम लेते हैं अवतल दर्पण। ऑप्शन ए सही उत्तर, अवतल दर्पण। इनमें से कौन सही है? तो सही इसमें से कौन है? तो दर्पण के विषय में बोल रहा है, दर्पण के विषय में इनमें से कौन सही है? तो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 166, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो रेटिना पर बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, रेटिना। क्वेश्चन नंबर 167, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। रेटिना पर जो है नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है, ये होता है वास्तविक, उल्टा और छोटा। वास्तविक, उल्टा और छोटा होता है। क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन नंबर 168 बोल रहा है कि
किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। वह व्यक्ति की ऊंचाई की आधी हो जाएगा तो पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 169। एक वस्तु को समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंबों की संख्या जो होता है अनंत हो जाएगा, अनंत। क्वेश्चन नंबर 170। दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है। दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो दोस्तों इसका फार्मूला होता है 360/थीटा। 360/थीटा अगर हाँ, इस 360/थीटा जो है इस फार्मूला हो गया। और एक कंडीशन यहाँ पे है, नोट में लिख लीजिएगा। नोट में कंडीशन है, अगर हमेशा जो है विषम संख्या आना चाहिए। अगर सम आवे तो एक घटा देना चाहिए, एक घटता है। ये फार्मूला से जो निकलेगा प्रतिबिंब तो हमेशा विषम संख्या में ही उत्तर होगा। अगर सम संख्या भी आवे तो एक घटाकर आंसर होगा। यही इसका नोट में लिख लीजिएगा। देखिए इसको निकालते हैं 170 नंबर का कि 90 डिग्री बोल रहा है तो 360/90 तो हो जाएगा 0 से 0 कटेगा, 9 चौक 36 यानी कि 4 हो गया। सम संख्या आया तो एक घटा देंगे यानी कि 3 हो जाएगा राइट आंसर। हमेशा विषम संख्या में आंसर आना चाहिए। तो 4 आया कट के एक घटा देंगे, 3 हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 171। जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो अभी देखें ऊपर दोस्तों कि 90 डिग्री पर तीन जो है बन रहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 172। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री पर अनंत है के बीच खड़ा है तब उसके बीच प्रतिबिंब दिखेंगे। यानी कि 60 डिग्री पर जो है दो समतल दर्पण रखा हुआ है तो उसके बीच जो है प्रतिबिंब कितना बनेगा? तो इसे बना लेंगे 360/60 0 से 0 6 36 यानी कि 6 आ गया सम संख्या, तो एक घटा देंगे 5 होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 173। आभासी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करते हैं, आभासी लेंस कहलाता है। अभिसारी लेंस जो वह होता है जो किरणें एकत्रित करते हैं, अभिसारी। क्वेश्चन नंबर 174। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग जो है निर्धारित होता है तरंगदैर्घ्य से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 175। पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है। पानी में जो हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, अवतल लेंस की तरह। क्वेश्चन नंबर 176। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। यह प्रकाश किस प्रकार का किरणपुंज है? तो यह प्रकाश जो है समांतर किरणपुंज है। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 177। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर जो है लेंस की क्षमता की इकाई है। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 178। धूप के चश्मे की क्षमता होता है 0 डायोप्टर। ऑप्शन ए सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 179। एक लेंस का फोकांतर यानी कि फोकस जो है 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी, तो इसका क्षमता होता है
डी बराबर 1/f। तो 1/f हो जाता है, यानी कि मीटर में इसका मीटर में होना चाहिए। तो 1/f, एफ यानी कि 25 सेंटीमीटर है। तो 25 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग देंगे, तो 100 से भागने 100 ऊपर चल जाएगा, तो हो जाएगा 25 चौके 100, यानी कि 4 डायोप्टर। ऑप्शन भी हो जाएगा +4 डायोप्टर। ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 180। एक उत्तल लेंस के फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी। तो उसी तरह से डी बराबर हो जाएगा 1/f, और ये मीटर में ही दिया हुआ है तो चेंज नहीं करेंगे, तो 1/f एक हो जाएगा 0.2 यानी कि पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा, 2 × 10 यानी कि 5 डायोप्टर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 181। यदि किसी एनक के लेंस का पावर 2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस दूरी क्या होगा। तो 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो फोकस दूरी क्या होगा। यहाँ पे दिया हुआ है डी बराबर 1/f, तो डी यानी कि 2 बराबर 1/f, तो 2 डायोप्टर यानी कि मीटर में होगा 2, तो इसको सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1/f मीटर, तो f बराबर हो जाएगा 1/2। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 2 50 दूनी के 100 हो गया, 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर इसका 181 का ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 182। एक उत्तल लेंस को जब पानी में डुबाया जाता है तो इसकी क्षमता जो है घट जाती है। 182 नंबर का ऑप्शन ये हो जाएगा सही उत्तर, घट जाती है। क्वेश्चन नंबर 183। प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। प्रकाश का पूर्ण परिक्षेपण, प्रकाश का वर्ण परिक्षेपण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 184। प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती है, क्योंकि विभिन्न रंगों की किरणें का परिचलन भिन्न भिन्न होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 185। श्वेत प्रकाश कितने रंग में मिल से बनता है। श्वेत प्रकाश जो है कितने रंगों के मिल से बनता है। तो 7 रंगों के मिल से श्वेत प्रकाश बनता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 186। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है बैंगनी। ऑप्शन बी सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 187। प्राथमिक रंग जो है वे रंग हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं होते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। वे रंग है जो अन्य रंगों से मिश्रण से उत्पन्न नहीं होता है, वह प्राथमिक रंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 188। 3 मूल रंग हैं, यानी कि प्राथमिक रंग कौन है इसमें है, तो लाल नीला हरा, यानी कि नीला हरा लाल। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 189। श्वेत प्रकाश अपने विभिन्न रंगों में अलग होने के क्रिया को कहते हैं, तो उसे कहते हैं पूर्ण विक्षेपण और वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर, वर्ण विक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 190। निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है। तो कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है, तो लाल हरा नीला जो है प्राथमिक रंग है, लेकिन पीला जो है प्राथमिक रंग नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 191। निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है लाल रंग का।
तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है लाल रंग का। क्वेश्चन नंबर 192, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? ये होता है लाल और हरा। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 193, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 194, हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? हरी पत्तियों वाला पौधा लाल रोशनी में रखेंगे तो काला दिखाई देगा, काला। ऑप्शन सी हो जाएगा काला। क्वेश्चन नंबर 195, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है जिससे सड़क साफ दिखाई देता है। अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 196, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? तो एक तरीका है दोस्तों, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है प्रिज्म के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 197, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह दिखाई देगा, तो दिखाई देगा नीला। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो नीला दिखाई देगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 198 और आज का आखिरी क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है तरंगदैर्घ्य के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।